हेलो फ्रेंड्स। वो ख्वाब अजाब थे, तीन औरतें तीन कहानियाँ। बदनसीबी ने पैदाइश से कब्ल ही मेरा इस्तकबाल किया। अभी दुनिया में आई न थी कि माँ को तलाक हो गई। तलाक के 2 माह बाद मैं पैदा हुई खुशियों की जगह अपने साथ महरूमी लेकर आई थी। मैं एक मासूम कली थी और इन असबाब से ना अनजान थी जिनकी वजह से अम्मी और अब्बू में जुदाई हुई थी। मेरे वजूद को ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत थी। ये ज़रूरियात कौन पूरी करता? माँ ने मेरी परवरिश की खातिर दूसरी शादी कर ली। सौतेले बाप की पहली बीवी से 2 बच्चियां थीं, जबकि बीवी फौत हो गई थी। इस शख्स ने मुझे बतौर बेटी कबूल किया। सौतेले बाप ने मुझे हर तरह से खुश रखा, तालीम दिलाई, अच्छा खिलाया पहनाया, लेकिन सौतेली बहनों ने मुझको कबूल ना किया। इन दिनों वो शऊर की मंजिलों में कदम रख चुकी थीं, काफ़ी समझदार थीं, सगे और सौतेले रिश्तों को खूब समझती थीं। इन्होंने मुझ नन्ही सी जान पर बहुत जुल्म किए, मार पीट नफरत जो हो सकता था बुरा सलूक किया, मगर माँ समझौता करने पर मजबूर थी, क्योंकि सौतेला बाप मुझे सौतेली बेटी नहीं समझता था बल्कि हकीकी वालिद जैसा प्यार देता था। तभी माँ ने इसकी औलाद की चीरा दस्तियों को भी सह लिया। मैं एक हसास लड़की थी, रफ्ता रफ्ता हर बात समझ में आने लगी। इर्द गिर्द के लोग भी बताते थे कि ये तुम्हारा सौतेला बाप है और ये सौतेली बहनें हैं। इस तरह सगे सौतेले का फ़र्क भी पता चल गया। ये दुख था कि सगे बाप जैसा शख्स सौतेला क्यों है। इसी गम की वजह से मेरी जान को हज़ारों रोग लग गए। जूं जूं बड़ी होती जा रही थी, अंदर ही अंदर मिटती जा रही थी। जब जवानी का दौर शुरू हुआ, लगा माँ के सिवा कोई मेरा अपना नहीं है, सारे रिश्ते मसनूई हैं। ताया चचा ताई फुप्पियों को इल्म था कि मैं माँ के साथ जहेज़ में आई थी और मैं इनकी सगी ना थी। वो हमदर्द बनकर मेरा साथ देते भी तो मुझे एतबार ना आता। यूँ लगता जैसे सब बनावट है, धोखा है मेरे साथ। मेरे अपने तो वही लोग थे कि जो मेरे हकीकी बाप के अजीज़ व रिश्तेदार थे, जिनको मैंने आज तक देखा ना था। पहले जब इन बातों का पता ना चला था, मैं नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रही थी। बहनों की बदसलूकी और नफ़रत के बावजूद इनको अपनी बहनें समझती और प्यार करती थी। स्कूल जाती, दिल लगाकर पढ़ती थी, रफ्ता रफ्ता दिल बुझ गया। मुनफी सोचों ने दिमाग को जकड़ लिया। अब मैं सोच सोच कर बीमार रहने लगी और पढ़ाई से भी दूर होती गई। जब वालिद को पता चला कि मुझको हकीकत का इल्म हो गया है तो इनका रवैया भी बदलने लगा। तब जिंदगी और ज़्यादा बदसूरत हो गई। मैं खुद पर बोझ बनती जा रही थी। बार बार माँ से हकीकी बाप के बारे में सवाल करती थी, अपने ख़ानदान के बारे में पूछती कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं। माँ सवालों का जवाब देने से गुरेज करती, तब मुझे बेहद गुस्सा आता। मैं चिड़चिड़ी होती गई, बग़ैर माँ को बताए सहेलियों के घर जाने लगी। जब वालिद साहब को बड़ी बहनों ने आगाह किया कि ये बग़ैर बताए घर से चली जाती है तो वो मुझसे खफा रहने लगे। यही नहीं, बाहर निकलने पर सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलने पर पाबंदियाँ लग गईं। अब्बू का ख्याल था रिश्तेदार ही मुझे सिखाते भड़काते और मेरे कान भरते हैं। इनका ख्याल एक हद तक सही था। मेरा कोई गमगुजार और राजदा ना था जो प्यार से बात करता। मैं इसी को अपना गमगुजार और राजदा बना लेती थी। रिश्तों के मामले में ज़िंदगी के इस मोड़ पर थी कि जहाँ से वापसी में जा सकती थी और ना आगे बढ़ सकती थी। मसलन जब मैं सौतेली फूफी को फूफी कहकर पुकारती थी, दिल अंदर से कहता ये तेरी सगी फूफी नहीं है, तेरी माँ की नंद है, तेरा इससे कोई हकीकी रिश्ता नहीं है। फिर भी मुझे फूफी जान तो कहना ही पड़ता था। दिमाग सवाल करता, जाने तेरी हकीकी फुप्पियाँ इस वक्त कहाँ होंगी, अगर मिल जाएं तो क्या खबर तुझसे कितना प्यार करें। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी माँ से बात की कि माँ, मौत और हयात तो खुदा के हाथ में है, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा, क्योंकि ये कुनबा हकीकत में मेरा कुनबा नहीं है और ये बाप भी मेरा अपना नहीं है। खुदारा मुझे कोई अता पता, कोई निशानी तो अपनों की बता दो। कभी इनको ढूंढना भी पड़ा तो क्यों कर ढूंढूंगी, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा। अम्मी ससुराल में सबसे डरती थीं, फिर भी इन्होंने मेरा दिल रखा। मेरी खाला से अपनी पहली शादी की तस्वीर ले आईं, जिसमें हकीकी वाले दुल्हा और वो दुल्हन बने हुए थीं। मैंने ये तस्वीर छुपा कर रख दी। माँ ने ताकीद की, इस तस्वीर को राज रखने में गफलत मत करना और बिला गम मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सगी माँ तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जो दूसरों के होते हैं वो हमारे नहीं होते, वो झूठी तसल्लियाँ दिया करते हैं। तरसा हुआ दिल बाप की तस्वीर देखकर इनके देखे प्यार का असीर हो गया। सोचों में हकीकी बाप का ख्याल बस गया और मैं माँ के खिलाफ सोचने लगी। तभी महरूमी का एहसास शदीद से शदीद तर हो गया और यूँ मैं हर वक्त परेशान रहने लगी। सेहतमंद इंसान सबको अच्छा लगता है, लेकिन रोगी बच्चे से तो माँ भी ऊब जाती है। अब मेरी माँ भी मुझको एक बोझ समझने लगी। बात बात पर टोकने लगी, कहती तुम्हारे हकीकी वालिद ने कौन सा तुम्हारा ख्याल किया था, सौतेले बाप ने तो फिर भी पाल पोस दिया है, किसी शय की कमी भी नहीं होने दी। सौतेले रिश्तेदारों ने सिवाय 2 बहनों के किसी ने तुमको कोई तकलीफ नहीं दी, फिर किस बात का रोग लगा रखा है तुमने।
ایسا تو صرف وہی کرتے ہیں جو احسان فراموش ہوتے ہیں۔ کبھی کہتی عذاب ہو تم تو میرے لیے۔ میں ہر بات کو برداشت کرتی رہی اور خون کے گھونٹ پیتی رہی، لیکن سگے باپ سے ملنے کی چاہ میرے دل سے نہ گئی۔ اب سوتیلے والد بھی کبھی کبھار خفگی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ وہ کبھی مریضہ کہہ دیتے مجھ کو، کبھی بہت برا لگتا تھا۔ میرے سگے والد جہلم میں رہتے تھے۔ وہ ایک امیر آدمی تھے اور میں دولت مند گھرانے کی دختر ہو کر بھی مصیبت زدہ ہو گئی تھی۔ شکوہ یہ تھا کہ امی میرا دکھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھیں۔ وہ میرے احساسات کو کوئی اہمیت نہ دیتی، بس یہی کہتی کہ ہر وقت اداس ہونے کا ڈرامہ نہ کیا کرو، جی بھر ہے تو رونے بیٹھ جاتی۔ ایک بار امی نے بتایا کہ اگر تم اپنے سگے باپ کے گھر پیدا ہوتی تو وہ تمہاری شادی اپنے بھائی کے بیٹے شہزاد سے کرتا، کیونکہ وہ اکثر کہا کرتا تھا بیٹی ہوئی تو اپنے چچا کی بہو بنے گی۔ اس بات کو سن کر مجھے لگتا جیسے میں کسی کی امانت ہوں اور میرا چچا زاد میرا ساتھی، میرا منگیتر ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ خوابوں میں جینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ میں بھی شاید خوابوں میں جی رہی تھی اور اس مزے سے لطف اندوز ہو رہی تھی جو خواب دیکھنے والوں کی قسمت میں ہوتا ہے۔ میری دو سہیلیاں مشال اور سمینہ اکثر مجھے ڈھارس دیا کرتی تھیں۔ وہ مجھ کو اداس کے خول سے باہر نکالنے کی بہت کوشش کرتیں، کئی طرح کے مشورے دیتی۔ کبھی کہتی تم کو کسی ساتھ کی ضرورت ہے، تم کسی سے دوستی کر لو، یوں تم اس کیفیت سے نجات پالو گی۔ تب میں ان کو سمجھاتی کہ ایسے مشورے بیکار ہیں، کیونکہ میں خیالوں میں اپنے چچا زاد کو ہی اپنا ساتھی سمجھتی ہوں، لہٰذا اس کے سوا کسی سے دوستی کر بھی لوں تو اس سے ملوں گی کیسے جبکہ مجھ پر پابندیاں عائد ہیں۔ تب وہ لاجواب ہو جاتی تھیں۔ ایک روز میں نے امی سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا اور مشال کو اپنے حقیقی باپ کی تصویر دکھا دی۔ اس سے یہ بھی بتایا کہ میرا باپ ایک امیر آدمی ہے اور ان کا ایک بھرا پورا کنبہ ہے، بس میں ان سے جدا ہوں اپنی امی کی وجہ سے۔ مشال نے مشورہ دیا کہ تم اپنے سگے والد اور ان کے رشتہ داروں سے ملو۔ کس طرح؟ یہ ناممکن ہے۔ کیسے ناممکن ہے؟ وہ بولی، میں تمہاری مدد کروں گی، تم ان کا پتہ بتاؤ، میں اپنے ماموں سے کہہ کر تمہارے والد کا پتہ کرا لوں گی، پھر ہم تم کو ان کے پاس پہنچانے کی سبیل کر دیں گے۔ اس کے آسرا دینے پر میرے دل میں اپنے باپ سے ملنے کی امنگ بیدار ہو گئی اور ایک بیٹی کی آتش محبت بھڑک اٹھی۔ پدرانہ شفقت پانے کی خاطر میں سہیلی کی باتوں میں آ گئی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ وہ ماں جس نے پالا پوسا جوان کیا، اچانک اس کو داغ مفارقت دے کر جاؤں گی تو اس پر کیا بیتے گی۔ مشال نے میرے والد کا پتہ معلوم کروا دیا اور پھر ایک دن اچانک ہی میں گھر سے غائب ہو گئی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ میں اپنی سہیلی کی ماں اور ماموں کے ساتھ جہلم اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہوں۔ ادھر سوتیلے باپ اور ان کے رشتہ داروں نے خدا جانے میری ماں کی کیا درگت بنائی ہوگی۔ ان باتوں سے بے پرواہ میں خوش تھی کہ ایک ماں کو کھو کر میں اتنے سارے اپنے حقیقی عزیزوں میں آ گئی ہوں۔ حقیقی باپ نے مجھے قبول کر لیا۔ بہن بھائیوں نے بھی چند دن گرم جوشی کی محبت دکھائی، لیکن سوتیلی ماں نے مجھے دل سے قبول نہ کیا۔ وہ بہت پریشان تھی کہ یہ کہاں سے ٹپک پڑی ہے۔ والد صاحب صبح کاروبار کے سلسلے میں گھر سے نکلتے اور رات گئے لوٹتے۔ میری ان سے ملاقات 8-10 دن بعد بس چند منٹ کو ہوتی تھی۔ وہ حال احوال پوچھتے اور بس۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ ان کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ان کے گھر میں میرے ہونے نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، البتہ ان کی بیوی کو میرے ہونے نہ ہونے سے ضرور تکلیف تھی۔ رفتہ رفتہ یہ تکلیف ان کی میرے ساتھ بدسلوکی میں بدلنے لگی۔ وہ اپنی اولاد کو بھی ساتھ ملا لیتی اور مجھ سے سبھی بیگانگی کا رویہ اپنا لیتے، جس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں یہاں آنے پر پچھتانے لگی اور جو خواب میں نے دیکھے تھے سبھی سراب ثابت ہونے لگے۔ اب ماں یاد آتی، وہ لوگ یاد آتے جو غیر تھے مگر اپنوں جیسا پیار کرتے تھے۔ سوچتی ہے کاش میں مشال کے کہنے میں نہ آتی، اس شخص کے گھر سے قدم نہ نکالتی جو کہنے کو تو سوتیلا باپ تھا مگر سگوں سے بڑھ کر تھا۔ وہاں اداسی نے گھیر لیا تھا تو یہاں بھی دن رات رونے سے کام تھا، یہاں تک کہ میں بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں گجراوالا سے دادا دادی ابو سے ملنے آئے۔ واپسی میں دادی نے کہا کہ ہم اسے کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، بچی بہت افسردہ مرجھائی ہوئی سی لگتی ہے۔ میں بھی اس کشیدہ ماحول سے نالاتی سکھ کا سانس لیا کہ چلو یہاں سے تو نکلوں گی۔ میں فوراً دادا دادی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ جب ہم گجراوالا جانے کے لیے بس اسٹاپ پر پہنچے تو مجھے صفدر نظر آ گیا۔ یہ ہمسائے کا لڑکا تھا، اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا اور یہ بھی جہلم سے گجراوالا جا رہا تھا۔ صفدر مجھے اچھا لگا اور اکثر چھت سے میں اس کو دیکھا کرتی تھی۔ دادا ابو ٹکٹ لے رہے تھے۔ دادی کی نظر بچی تو صفدر میرے پاس آیا اور بریف کیس دے کر کہا، اس کو ساتھ لے لو، میں گجراوالا میں تم سے لے لوں گا۔ صفدر کو میں پہچانتی تھی، میں نے اس کی بات مان لی۔ دادا ابو کو علم نہ ہو سکا، اس کا بریف کیس میں نے اپنے سامان کے نیچے چھپا لیا۔ ہم اسٹاپ پر اترے، اس کا بریف کیس واپس کر دیا۔ دادی کو کم نظر آتا تھا، وہ اس دوستانہ رویے کو نہ سمجھ سکی۔ یوں ظلمتوں کی اندھیری راہوں پر میں نے پہلا قدم رکھ دیا۔
चचा जान गुजरावाला में रहते थे। मुझे इनके साहबजादों को देखने का बहुत अरमान था। बड़े बेटे शादीशुदा थे और छोटे के लिए चची लड़की ढूंढ रही थी। दादी ने तारुफ कराया तो खुशी से मिली। मैं भी खुश हो गई। सोचा शायद इन्हीं का बेटा मेरे ख्वाबों की ताबीर हो। यहाँ आकर चंद दिन सुकून के गुजरे। चची और फुप्पियों का प्यार मिला। एक रोज़ दस्तक हुई। चची जान का छोटा बेटा शहरोज दरवाजे पर गया। सामने ही सफदर खड़ा था। शहजाद से दोस्ती थी, वो इसको अंदर ले आया और बैठक में बिठा दिया। चची ने कहा, ज़रा चाय तो बना दो, शहजाद का दोस्त आया है। जी चची जान, मैं जानती हूँ ये जेलों में हमारे हमसाए का लड़का है। ठीक है, इन्होंने बात सुनी अनसुनी कर दी, तुम चाय तो बनाओ। चाय बनाकर जब बैठक की तरफ गई, शहजाद अलमारी में से कुछ तलाश करने में महव था। इतने में सफदर ने मुझे एक फॉर्म पकड़ाकर कहा, इसको भरकर मुझे कल शाम को दे देना, मैं कल आऊँगा। मैंने जल्दी से फॉर्म लेकर दुपट्टे में छुपा लिया। रात को जब सब सो गए, मैंने वो फॉर्म निकाला। नाम पता लिखना था और दस्तखत करने थे, बाकी इबारत को गौर से ना पढ़ा। इतनी अकल ही न थी, फॉर्म पुर करके रख लिया। ये भी सोचा कि जब सफदर आएगा तो पूछूंगी कि ये किस चीज़ का फॉर्म है। अगले दिन वो आ गया। शहजाद घर पर ना था। दस्तक पर मेरे कान खड़े हो गए। चची घर ना थी। जल्दी से दरवाजे पर गई। मेरा अंदाज़ा सही था, ये सफदर ही था। कहने लगा, फॉर्म पुर किया, ला कर दो। किस लिए पुर कराया है? ब्यूटिशियन के कोर्स में दाखिले हो रहे हैं, सोचा कि तुमसे भी पुर करवा लूँ, हो सकता है तुम्हारा मूड दाखिले का बन जाए। मैंने फॉर्म दे दिया। कुछ दिन बाद दादी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू का फ़ोन आया है, वो तुमको लेने आ रहे हैं। मैंने जवाब दिया, दादी जान मैं अब्बू के घर ना रहूँगी, आपके पास रहूँगी, मुझे यहाँ रहने दीजिए। कहने लगी, लो यहाँ रहकर क्या करोगी? ब्यूटिशियन का कोर्स करूँगी या फिर नर्सिंग कर लूँगी। बोली, ए लो, अल्लाह का दिया सब कुछ है, तुमको नर्सिंग करने का क्या शौक़ है? इस पर चची जान गोया हुई। अम्मी जान, अगर बच्ची का शौक़ है करने दीजिए, बेकार घर पर रहने से अच्छा है कोई कोर्स कर लिया जाए। कोर्स ही करना है तो सिलाई का करे। दादी ने मशवरा दिया तो जान छुड़ाने को मैंने कहा, ठीक है सिलाई का कोर्स कर लूँगी। एक दिन सफदर आया, शहजाद का पूछा। चची बोली, वो अभी आता ही होगा बेटा, तुम बैठक में इंतज़ार कर लो। सफदर बैठक में बैठ गया। मैंने सामने से देखा तो मुझे इशारा किया। चची जूं ही अंदर गई, मैं बैठक में चली गई। पूछा, क्या बात है, क्यों बुलाया है? कहने लगा, ये लो, इस दिन तुमने ब्रीफ केस यहाँ तक लाने में मेरी मदद की थी ना, ये इसका मुआवजा है, ले लो। इसने एक पैकेट दिया, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी, मुझ पर बड़ा एहसान किया था, इस वजह से मेरे बॉस ने खुश होकर तुमको ये इनाम भेजा है। और हाँ, ब्यूटिशियन का कोर्स का इरादा हो तो बता दो, मैं फॉर्म जमा करा दूंगा। मुझे दादी अम्मा के यहाँ रुकने का बहाना चाहिए था। सफदर ये सब कुछ कह कर चला गया। मैंने कमरे में जाकर पैकेट खोला तो इसमें नोट भरे हुए थे। मैं घबरा गई और नोट अपने सूटकेस में छुपा दिए। अगले दिन से मैं ब्यूटी पार्लर कोर्स के लिए जाने लगी। चची जान ने इजाज़त दे दी कि दिल लगा रहेगा। वहाँ सफदर आने लगा। गोया अब मेरा ताल्लुक मंशियात स्मगलर से हो गया था। वो कहता था, कुछ वक्त देना होगा, इसलिए यहाँ दाखिला कराया है। बॉस को तुम जैसी लड़की की ही तलाश थी। अब इस ग्रुप से निकलना आसान नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना होगा और उम्र भर ऐश करोगी। सफदर के कहने पर 2-4 बार मैंने ब्रीफकेस एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक पहुंचाया तो दिया, लेकिन लड़की ज़ात होते हुए ऐसा गलत कदम बार बार उठाना ना चाहती थी। और यूं मेरी मजबूरियों का एक करबनाक सिलसिला चल निकला जो ख़त्म होने का नाम ही न लेता था, क्योंकि ख़ुद शहजाद सफदर के साथ इस गलत काम में मुलव्विस था और इसी की इजाज़त से सफदर मुझ तक आया था, मगर ये बात मुझे मालूम ना थी। जब इन लोगों ने मुझे बुलाना होता, शहर के लारी अड्डे पर बुला लेते और मुझे फ़ौरन इनका ब्रीफ केस मुकर्ररा जगह मुकर्ररा आदमी तक पहुंचाना होता था। जिस तरह मैं अकेली सफ़र करती यह मेरा खुदा जानता है, जबकि दादा दादी यही समझते थे कि मैं कोर्स करने गई हुई हूँ। नादानी ने मुझ जैसी लड़की को इंतहाई जालिम लोगों में फंसा दिया कि जिनके चुंगल से निकलना मेरे बस में नहीं था। दूसरी तरफ सौतेली माँ का रवैया मेरे लिए सुहाने रू था। बाप के घर रहती तो दिन रात की चपकलिशे से ज़िंदगी अजीरन हो जाती। मेरे लिए अब इन लोगों के दिलों में ज़र्रा भर भी जगह ना थी। जब कभी किसी बहन या भाई से बात करने लगती, माँ मुझे डांट कर बिठा देती। न जाने इनको मुझसे क्या बैर था या क्या बुराई नज़र आती थी। मैं वालिद के घर से दोबारा दादा जान के पास लौट आई तो यहाँ सफदर मेरे पीछे आ पहुँचा और मुझे कहा कि बॉस के साथ मीटिंग है और तुम्हारा आना लाजिम है। अगर तुम ना आई तो तुम्हारा अंजाम अच्छा ना होगा। सफदर की धमकी से खौफजदा हो गई। अब एहसास हुआ कि माँ को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। वही मेरी इज्जत की पासदार थी, मगर गुमराही एक ऐसा रोग है जो किसी इंसान के वजूद को तबाही के सिवा कुछ नहीं देता। इस गुमराही की पुरखतर जुल्मतों का मदावा एक कमसिन लाओबाली लड़की के पास क्या हो सकता है, जिसने अभी ज़िंदगी की शाहराह पर चलने के लिए सही रास्ता भी मुंतखब ना किया हो। मेरी गुमराह सोच यही रही कि घर में माँ का वो प्यार ना मिला जो लड़कियों का हक होता है।
बाप की वो शफ़क़त ना मिली जिसकी एक बेटी मुस्तहक़ होती है, और बहन भाइयों की वो मोहब्बत, वो उल्फ़त ना मिली जिसकी तशनगी हमेशा इंसान को अधूरा रखती है। घर के अंदरूनी हालात ने शुरू ही से मेरे लाशऊर में ये बात बिठा दी कि इस दुनिया में अकेली हूँ और मुझे खुद ही ज़िंदगी की राहों पर चलने के लिए शाहराह का इंतखाब करना होगा। दूसरी तरफ बैरूनी ज़िंदगी स्कूल के अंदर इतनी पुरकैफ और पुरकशिश ना थी जितनी एक 10वीं क्लास की लड़की को अमूमन लगा करती है। गर्ज हर तरह से ज़िंदगी मुझे एक नए और तल्ख दौराहे पर परेशान हाल मिली। बहुत सोच विचार के बाद मैंने सफदर से कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी, मगर शहजाद को बता कर आऊंगी। वो हंस पड़ा, कहने लगा ऐसे ही तो मेरी इसकी दोस्ती नहीं हुई ना, मेरा बॉस इसका भी बॉस है। ओह मेरे खुदा, तो क्या मेरा चचाजाद भी तुम्हारे गैंग का कारकुन है? बिल्कुल, बेशक, इससे बात करके देख लो। इसी दिन वो तो खुदा का शुक्र के छोटे मामू मेरा पता करते पड़ोस में आ गए। अम्मी ने इनको भेजा था क्योंकि इन्हें शक था कि मैं ददियाल में हूँ। जब मुझे मालूम हुआ मामू आए हुए हैं, दौड़ कर गई और इनको कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो। इन्होंने बड़े मामू को बुलवा लिया और यूं मैं इनके साथ दोबारा से अपनी माँ के पास आ गई। माँ बहुत नाराज़ थी। मैंने पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी। तब माँ ने कहा कि ये मेरी नेक दिली थी कि तुझे तेरे वालिद की गलतियाँ ना बताईं, वो भी मंशियात फरोश थे, इसी वजह से दौलतमंद हो गए। मगर मैं इस बात के खिलाफ थी, इनको ऐसे कारोबार से रोकती थी। तभी मेरा इनसे झगड़ा रहता था और तलाक तक नौबत आ गई। मैंने अपने सौतेले वालिद से भी माफ़ी मांगी जो एक फरिश्ता सिफ्त आदमी था। इन्होंने मुझे माफ़ कर दिया क्योंकि इनको इल्म हो गया था मैं सिर्फ अपने सगे बाप की मोहब्बत में घर से गई थी, किसी गलत मकसद से नहीं निकली थी। आज मुझे इन लोगों की दिल से कदर आई जिन्होंने मुझे पनाह दी, प्यार दिया और मैं इनको सौतेला कहती रही। वालिद साहब ने एक अच्छा रिश्ता तलाश करके मुझे इज्जत से रुखसत कर दिया। जिस रोज़ मैं रुखसत हो रही थी, अम्मी मेरे गले लगकर रो रही थी। इनके आंसू नहीं थमते थे और मैं शुक्र कर रही थी कि अल्लाह ने मुझे इस मंशियात फरोश शहजाद से बचा लिया है कि जिसको मैं अपने ख्वाबों का शहजादा बनाकर तख्लियात में पूछती रही थी। सच है, किसी नौउम्र लड़की के लिए तख्लियात की दुनिया बड़ी निराली और दिलकश मगर बेहद ख़तरनाक होती है, जिसकी चाह में अक्सर लड़कियां घर से कदम निकालती हैं तो बेआबरू हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।